तो होपफुली जो लास्ट हम लोगों का सेशन रहा था हिमाचल प्रदेश वाला, उसके जो साथ में रिलेटेड क्वेश्चन थे उनको आप लोगों ने अप्रोच कर लिया होगा। अच्छा देखिए, इस बार जो है वो हम लोग क्योंकि पॉलिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप लोगों ने शायद एक चीज़ ऑब्जर्व भी की होगी कि पॉलिटी के अंदर जो है वो हम लोगों को मेंस एग्जामिनेशन में, प्रीलिम्स में तो पॉलिटी काफ़ी आसान रहती है, लेकिन मेंस एग्जामिनेशन की जब हम लोग बात करेंगे तो वहाँ पे इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, ये तीन मेजर सेक्शंस रहते हैं। इनमें जो स्कोर है वो कम है। और अगर आप में से किसी ने पिछली बार मेंस दिया है और उसने अपने जो आंसर शीट्स है उनको देखा होगा, तो एक पैटर्न ऑब्जर्व किया गया। वो क्या ऑब्जर्व किया गया कि जब हम लोग पॉलिटी, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशन की भी बात करेंगे तो उसमें भी जो स्कोर कम है इन तीनों में से, वो सबसे कम पॉलिटी, देन गवर्नेंस और उसके बाद इंटरनेशनल रिलेशन। यानी कि आईआर रिलेटिवली जो है वो सेफ सब्जेक्ट जीएस 2 के अंदर भी है, यानी कि उसमें स्कोर ज्यादा आ रहा है। क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन के जो क्वेश्चंस होते हैं उनकी डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस होती है, वहां पे आप लोगों को करंट रेफरेंसेस के साथ साथ जो करंट सिनेरियो है उसके ऊपर ज्यादा ध्यान केंद्रित करना होता है। लेकिन जो पॉलिटी के स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं कि जो पॉलिटी के क्वेश्चंस है, अब दो तीन चीजें मैं आप लोगों के साथ शुरुआती दौर में डिस्कस कर लेता हूं कि आप लोगों को जब भी हम किसी एक सब्जेक्ट को अप्रोच करते हैं तो क्या हमारा मेन फोकस एरिया होना चाहिए। देखिए, जब भी आप लोग पॉलिटी का आंसर लिख रहे हो तो दो तीन चीजें आप सब लोगों ने ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है? कि पॉलिटी जो हमारा है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर आधारित है। हमारे देश की जो पॉलिटी है वो भारत के संविधान के ऊपर आधारित है। तो पॉलिटी का आंसर जो है वो बिना कॉन्स्टिट्यूशन की रेफरेंस से कंप्लीट नहीं हो सकता है। तो बहुत बार देखा जाता है, जैसे जो पहला सवाल मैं डिस्कस करूंगा आज आप लोगों के साथ, वो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। पिछले 5 सालों में 2 बार जो है वो एग्जाम के अंदर आ गया है, लेकिन उसके बावजूद भी स्कोर जो है वो बहुत अच्छा उसी क्वेश्चन में नहीं रहा है। क्लियर? तो सीधी सीधी बात यहां पे क्या रहती है कि जब भी हम लोग बात करेंगे पॉलिटी के आंसर्स की, तो वहां पे, क्योंकि होपफुली आप लोगों को पता ही होगा पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के बीच में क्या डिफरेंस रहता है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारा हाईएस्ट लॉ ऑफ द लैंड है और वही डिसाइड करता है कि किसी भी देश के अंदर जो वो किस तरह का पॉलिटिकल सिस्टम, किस तरह की पॉलिटी हम लोगों को देखने को मिलेगी। जहां पे राजा के द्वारा लिखा जाएगा कानून, वहां पे आपको मोनार्की देखने को मिलेगी। जहां पे सबसे बड़ा कानून जो है वो धर्म के द्वारा लिखा जाएगा, रिलीजन के द्वारा लिखा जाएगा, वहां पे आपको थियोक्रेसी देखने को मिलेगी। और जहां पे कानून, जहां पे लॉ जो है वो लोगों के द्वारा लिखा जाएगा, वहां पे आप लोग डेमोक्रेसी देखोगे। क्लियर? तो यानी कि जो पॉलिटी आपकी है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होती है? कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर डिपेंडेंट होती है। यही कारण है जब हम लोग आंसर लिखेंगे तो वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल रेफरेंसेस जितनी ज्यादा आ सकती हैं उतनी रेफरेंसेस जो वो आप लोगों ने देनी है। मैंने लास्ट लेक्चर में भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि 100% परफेक्ट आंसर लिखना मुश्किल है, डिफिकल्ट है। क्लियर? लेकिन उसके साथ साथ जो हमें हमेशा अपने आप को यही थ्राइव करना चाहिए, ऐसे पुश करना चाहिए कि कैसे हम लोग किसी भी एक सब्जेक्ट में मैक्सिमम आंसर जो है वो अच्छी तरह से लिख सके। तो पॉलिटी के आंसर में जो लोग धीरे धीरे ज्वाइन कर भी रहे हैं, तो हम लोग अभी बस शुरुआत ही की है हमने अपने सेशन की, कि जब हम लोग पॉलिटी की बात करेंगे तो पॉलिटी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर? तो कॉन्स्टिट्यूशन की रेफरेंसेस जो हम लोगों को देनी पड़ेगी। कॉन्स्टिट्यूशन की रेफरेंसेस जिसमें मेन रेफरेंस हमारी आती है आर्टिकल्स की, और दूसरी रेफरेंस हमारी आती है दैट इज योर अमेंडमेंट्स की। क्लियर? तो सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज पॉलिटी के अंदर रह गया तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन, जो आप सब लोगों ने पढ़ा है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए, आप सब लोगों ने इसको रीड किया हुआ है। क्लियर? तो थोड़ा सा लिंकेज जो है वो हम लोग एस्टेब्लिश करेंगे। तो पहला जो फोकस एरिया रहेगा वो आपका संविधान रहेगा। दूसरा जो फोकस एरिया आप लोगों को रहेगा वो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन रहेगी। क्लियर? जुडिशियल इंटरप्रिटेशन जो है वो आप लोगों का सेकंड फोकस एरिया रहेगा। रीजन क्या है कि हमारे यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको इंटरप्रेट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसको दी गई है? सुप्रीम कोर्ट को दी गई है स्पेसिफिकली, है ना। और इन जनरली जो है वो जुडिशरी को दी गई है। तो यही कारण है जितनी भी हम लोगों को जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, और जुडिशियल इंटरप्रिटेशन जो है वो हम लोगों को पता है हम किसकी सहायता से उठाते हैं, अलग अलग केसेस की सहायता से जो हम लोग जुडिशियल इंटरप्रिटेशन को पिक करते हैं और उनके आधार के ऊपर जो संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन है उसको समझने का प्रयत्न करते हैं। तो दूसरी चीज जो पॉलिटी के आंसर में आप लोगों ने इंक्लूड करने का प्रयत्न करना है, कोशिश करनी है, दैट इज मल्टीपल जजमेंट्स, मल्टीपल केसेस। क्लियर? और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण चीज, अब ये थोड़ी पॉलिटी है। देखो, जो कंसेप्ट जो चीजों का रहता है वही बहुत सारी जो डायरेक्शंस है वो हम लोगों को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली देता है। देखिए, पॉलिटी जिसका जिक्र मैं थोड़ी देर पहले कर रहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन जब इन एक्शन होगा, जब इंप्लीमेंट होना शुरू होगा, तो वो बेसिकली डिसाइड करेगा कि किस तरह की जो पॉलिटी है, किस तरह का पॉलिटिकल सिस्टम आपके देश के अंदर है। तो जो डे टू डे बेसिस के ऊपर जो भी डेवलपमेंट्स हो रही है, जो भी हैपनिंग हो रही है, दैट इज पार्ट ऑफ योर पॉलिटिकल सिस्टम और पॉलिटी। तो इसका मतलब है
जो तीसरा और इंपॉर्टेंट हिस्सा रह जाएगा दैट इज योर करंट अफेयर्स। क्लियर? तो करंट अफेयर्स का मतलब कि जब कॉन्स्टिट्यूशन डे टू डे बेसिस के ऊपर चल रहा है, जो आपकी डेली पॉलिटी का हिस्सा है, उसमें आप लोग क्या क्या रीसेंट चेंजेस देख रहे हो, क्या क्या रीसेंट डेवलपमेंट्स देख रहे हो, क्या क्या रीसेंट अमेंडमेंट्स देख रहे हो, क्या क्या रीसेंट केसेस देख रहे हो, और क्या क्या अलग रेफरेंसेस जो हैं वो आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन के कंटेक्स्ट में या पॉलिटी के कंटेक्स्ट में अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देख रहे हो। तो ये तीन चीजें मिलके जो है वो क्या बनाती हैं, तुम्हारी पॉलिटी बनाती है। और यही तीनों चीजें जो हैं वो आप लोगों से एक्सपेक्ट किया जाता है कि इन्हीं तीन एस्पेक्ट्स के ऊपर या यही तीन एस्पेक्ट्स आपके आंसर के अंदर होने चाहिए। क्लियर? तो देखिए, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट करूंगा नहीं मैं आप लोगों की प्रोसेस को। हालांकि जैसे कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि जी मुश्किल क्वेश्चन बहुत ज्यादा है जो हिमाचल जीके के हम लोगों ने किए थे। देखिए, मुश्किल नहीं है वो, तो बस क्वेश्चंस की जो भाषा उसको टेढ़ा किया गया है। बाकी चीजें होपफुली आप लोग जब पढ़ रहे होंगे, जो रीड कर रहे होंगे उन चीजों को, तो आप लोगों के लिए वो चीजें आसान रही होंगी। क्लियर? तो शब्दों को थोड़ा सा तोड़ा मरोड़ा जाए तो आप लोगों को घबराना नहीं, क्योंकि एग्जाम में आप एक्सपेक्ट करोगे आपको अगेन वही है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएगा, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आप सारे के सारे लोग जब ऑलमोस्ट सेम नंबर लेंगे, पर ध्यान रखना सेम नंबर तभी आएंगे जब ये तीनों चीजें जब आप लोग उसके अंदर इंटीग्रेट कर दोगे। क्लियर? तो आप लोगों को बिल्कुल सिंपल सा एक तरीका मैं आपको बता देता हूं, जिसको आपने कोशिश करनी है जितना इंप्लीमेंट हो सकता है आप लोगों से। आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि जितने भी आपके आंसर्स होंगे वहां पे जहां जहां पॉसिबल है वहां वहां करंट अफेयर्स डालना है, जहां जहां पॉसिबल है वहां वहां केसेस की रेफरेंस डालनी है, जहां जहां पॉसिबल है वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मौजूद आर्टिकल्स की रेफरेंस देनी है। तो अगर ये तीन चीजें आप लोग अपने आंसर के अंदर डालोगे तो आप लोग बड़ी बड़ी आप लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम या परेशानी का सामना अपने एग्जाम के अंदर नहीं करना पड़ेगा। तो पॉलिटिक्स कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, स्कोर कम आ रहा है ज्यादा आ रहा है दैट इज डिफरेंट थिंग, लेकिन हम लोगों को जो प्रोसेस है उसके ऊपर काम करना है। और जो अलग जो कम आ रहा है उसके भी रीजन है, उसके भी फैक्टर्स हैं, लेकिन आप लोगों को जो वो बेसिक के ऊपर अपना ध्यान देना है और प्रोसेस को बिल्कुल इजी रखना है, और उसके साथ साथ जो है वो तैयार भी रहना है कि अगर एग्जाम जो है थोड़ा सा डिफरेंट जाता है तब भी आप लोग उतना पहले ही आप लोगों की प्रिपरेशन हो जानी चाहिए, आप लोग मेंटली उतना प्रिपेयर होने चाहिए कि आप उन चीजों को आसानी से टैकल कर सको। क्लियर? तो शायद आप लोगों को आसान सी भाषा में, जो लोग अभी अब काफी लोग जुड़े जब से मैंने सेशन शुरू किया है, तो देखिए हम लोग तीन चीजों की बात कर रहे थे। पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के 3 पिलर्स हैं। आंसर के अंदर क्या चीजें होनी चाहिए? आर्टिकल्स, केसेस की रेफरेंसेस, अमेंडमेंट्स, और उसके साथ साथ करंट अफेयर्स। तो कोशिश करनी है हम लोगों ने जितना हो सकता है, सारा करना जो है वो डिफिकल्ट भी रहता है, लेकिन अगेन जो एक अच्छा आंसर जो है वो उसमें 3 चीजें हम लोग या 4 चीजें जो हम लोग अपने आंसर के अंदर एक्सपेक्ट करते हैं। क्लियर? तो सबसे पहली और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो पॉलिटी की ये है। दूसरी है, अब देखिए यार, पॉलिटी क्योंकि रेलेवेंट है, इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से, तो वहां पे आप लोगों ने 2-3 चीजों के ऊपर और ध्यान केंद्रित करना है। मैं आप लोगों की जो हेल्प है, मैं आप लोगों की जो मदद है, आप में से ज्योति आपका माइक ऑन है फिर से, चलिए हाँ वापस आइए। तो मैं क्या बात कर रहा था, मैं आपसे बात कर रहा था कि देखिए अभी तक जो हमारा पूरे का पूरा जो अभी तक जितने भी आप लोगों के लेक्चर्स रहे हैं, जो हम लोगों का कोर्स है वो सीधा चला है। सीधा चलने का मतलब क्या है कि अभी तक आप लोगों को क्वेश्चंस दिए जाते हैं और उनके आंसर्स दिए जाते हैं। क्लियर? और उसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो है वो प्रैक्टिस करने के लिए भी दिए जाते हैं, ताकि जो बिल्कुल बेसिक चीजें उनको भी आप लोग एक बार जल्दी से ब्रश अप कर लीजिए, और जहां पे आपको कोई प्रॉब्लम है वहां पे आप लोग हमारे साथ डिस्कस कर लीजिए। पॉलिटी में मैं आप लोगों को कुछ और भी पढ़ने को दूंगा। और भी पढ़ने का मतलब क्या है, वैसे तो चलिए जो लास्ट ईयर जिन लोगों ने वैल्यू एडिशन कोर्स किया होगा, तो लास्ट ईयर जो है वो कुछ कंटेंट जो है वो नया ऐड किया गया था। क्लियर? जो नॉर्मली हम लोगों की पॉलिटी की किताबों में नहीं होता है। ठीक है जी? तो आप लोग जो आपका जो आपका पोर्टल है जहां से आप लोग इस पूरे लेक्चर्स को देखते हो या अपनी पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करते हो, तो वहां पे जो अब आप लोगों के साथ एक नॉर्मल कंटेंट फाइल जो है वो शेयर की जाएगी अलोंग विद जो फाइल आप लोगों के साथ रेगुलरली शेयर की जा रही है। तो अगले जो हमारे 3-4 सेशंस होंगे, उन हर एक सेशन के साथ क्वेश्चंस भी होंगे और उसके साथ साथ वो फाइल भी होगी। तो इसमें आप लोगों के लिए थोड़ा सा आसान क्या रहेगा, आसान ये रहेगा कि जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिए जाते हैं एंड में, तो आज जैसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को 15 दिए जाएंगे एंड में, ठीक है, जिसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन जो वो मैक्सिमम है। तो अगर किसी स्टूडेंट को वो भी परेशानी आ रही है कि अच्छा इनका मैं आंसर कहां से लिखूं या कैसे लिखूं, तो ये जो एक्स्ट्रा कंटेंट है ये आप लोगों के हेल्प कर देगा। तो आप लोगों को मैं सजेशन दूंगा कि एक बार जो है वो आप लोग गो थ्रू कर लीजिएगा। क्लियर? एक बार आप उसको देख लीजिएगा, जहां जहां लगता है कि आपको ठीक है, आप लोगों के पास कंटेंट या इन्फॉर्मेशन है उस टॉपिक से रिलेटेड, उसको मत पढ़िएगा। और जहां पे आपको लगेगा कि नहीं है, जैसे रूल ऑफ लॉ, ठीक है, रूल बाय लॉ, इस तरह के जो कंसेप्ट हैं, कंसेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, क्लियर, बेसिक व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, जो बड़े बेसिक सी चीजें होती हैं,
वहां पे भी कभी कभी जो है वो हम लोग स्टक हो जाते हैं। क्लियर? तो हम लोगों ने बस ये ध्यान रखना है कि एक बार आपने उसको गो थ्रू कर लेना, उसमें आपको सिंपल चीजें मैक्सिमम देखने को मिलेगी, लेकिन उसके साथ साथ हो सकता है कि कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी आप लोग जो है वो ग्रहण कर सको। क्लियर? तो वो 40-50 पेजेस का एक डॉक्यूमेंट अलग से होगा, तो आप लोग उस पर एक बार स्कैन जरूर कर लेना। क्लियर? अगर आपको कंफर्टेबल होंगे, मतलब आपको वो कंटेंट पता होगा, तो उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों को नहीं पता होगा वो उसको जो है वो अदर देन जो आपने अभी तक पढ़ा हुआ है उसके अंदर इंटीग्रेट कर सकते हो। क्लियर? तो इस तरह से जो हमारा पॉलिटी का जो ये 3-4 दिन रहेंगे, हमारे 4-5 दिन जो भी हैं, वो इस तरह से जब हम लोग आगे बढ़ाएंगे। क्लियर? तो 2 चीजें जो थी वो बिल्कुल बेसिक, होपफुली आप लोगों को थोड़ा सा समझ आ गया होगा। डन? अच्छा, अब दूसरी चीज है कि हमारा जो पॉलिटी है ये सिलेबस वाइज को देखा जाए तो बहुत बड़ा है। क्लियर? तो पॉलिटी में जो हम लोगों ने कैसे अपने जो लेक्चर्स हैं उनको डिवाइड किया है, तो देखिए जब हम लोग पॉलिटी की बात करेंगे तो पॉलिटी को सबसे पहले आप ऐसा मानिए कि हम लोग जो बेसिक्स ऑफ पॉलिटी हैं, जो धीरे धीरे अलग अलग सेशंस के अंदर भी चलेंगे, और उसके साथ साथ जो आपके मेन 4 टॉपिक्स हैं, 4 टॉपिक्स का मतलब क्या है? पहला टॉपिक आपका जो है वो फंडामेंटल राइट्स है, जो मेन मैं मानूंगा। दूसरा जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है। तीसरा जो है वो सिटीजनशिप है। चौथा जो है वो स्टेट्स हैं। क्लियर? ये 4 मेन टॉपिक्स जो हैं, और उसके साथ साथ जो कुछ बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इंडियन पॉलिटी जैसे प्रियम्बल वगैरह है, बेसिक स्ट्रक्चर है, इनके ऊपर आज के सेशन में जो हम लोग डिस्कस करेंगे। जो कल का हमारा सेशन रहेगा वहां पे हम लोग पार्लियामेंट, यानी कि वहां पे हम लोग लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के ऊपर जो वो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। क्लियर? उसके बाद जो तीसरा हमारा सेशन रहेगा वहां पे हम लोग मेनली डिस्कस करेंगे जुडिशरी के ऊपर, लोकल सेल्फ गवर्नेंस के ऊपर। क्लियर? सेंटर स्टेट रिलेशन जो यहीं पे कवर हो जाएगा लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव रिलेशंस के अंदर ही। क्लियर? और उसके साथ साथ जो वो इलेक्शंस के ऊपर, और लास्ट जो हमारा सेशन रहेगा वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज या कुछ और मिसलीनियस टॉपिक जो हमारे बच जाएंगे उनको हम लोग वहां से कंप्लीट करेंगे। क्लियर? तो इस तरह से जो है वो आप लोग भी अपनी प्रिपरेशन, यानी कि जो आपने पढ़ा है अभी तक, तो आप 4 दिनों में इस तरह से जो है वो पूरे के पूरे पॉलिटी को साथ साथ में रिवाइज कर सकते हो। तो कल का मैंने आपको बता दिया, कल हम लोग जो है वो ये एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर का सीधा सीधा मतलब चाहे यूनियन है चाहे स्टेट है, प्लस सेंटर स्टेट रिलेशंस, इन 3 टॉपिक्स के ऊपर जो है वो कल हमारे क्वेश्चंस आधारित रहेंगे। तो आप लोग कल के लिए पहले से पढ़ सकते हो ताकि आप लोगों को चीजें और ज्यादा क्लियर हो। डन? तो चलिए आज का जो सेशन है उसकी हम लोग शुरुआत करते हैं। बेसिक्स इंट्रोडक्शन थोड़ा सा आप लोगों को क्लैरिटी देगी। क्लियर? क्योंकि हर चीज डिफरेंट है, हर GS1 में डिफरेंट तरह से आंसर्स हैं। GS1 में बहुत ज्यादा जो है आप लोगों से एक्सपेक्टेशंस नहीं होती है कि आप हर चीज को लिखो। पॉलिटी में जो है या गवर्नेंस में स्पेसिफिकली जो 2 सब्जेक्ट्स है वहां पे आप लोगों से कुछ स्पेसिफिक चीजें एक्सपेक्ट की जाती हैं, तो वो आप लोगों को जो है अपने आंसर के अंदर डालनी ही है। क्लियर? तो चलिए पहले सवाल की तरफ चलूंगा। पहला सवाल बड़ा बेसिक क्वेश्चन है, जैसे मैंने बताया था आपको कि फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमेशा हमें पिछले 5-6 सालों में 2 बार जो है एग्जाम के अंदर देखने को मिला। इसमें क्या गलती आप लोग करते हो, होपफुली ना करते हो, लेकिन क्या गलती स्टूडेंट्स के द्वारा की जाती है वो वहां से थोड़ा थोड़ा आपको लोगों को आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के जो सवाल हैं उनको आप लोगों ने अप्रोच करना है। डन? देखिए क्वेश्चन जो है वो आप लोग स्क्रीन पे देखिए, अगर आपको ढंग से दिख रहा है तो। क्लियर? क्वेश्चन है एक्सप्लेन दी नेचर ऑफ स्टेट एंड ऑब्जेक्टिव्स एनश्रीन्ड इन दी प्रियम्बल। जो प्रियम्बल के अंदर हमें नेचर ऑफ स्टेट और उसके साथ साथ जो ऑब्जेक्टिव्स देखने को मिल रहे हैं उनको आप लोगों ने क्या करना है? एक्सप्लेन करना है। देखिए एक्सप्लेन जो है वो बड़ा आसान डायरेक्टिव होता है। एक्सप्लेन जो है वो आप लोगों से एक्सपेक्ट करता है कि जो भी इंफॉर्मेशन आप लिखोगे, मतलब आप लोगों से पूछा गया है नेचर ऑफ स्टेट, तो जब आप स्टेट के नेचर के बारे में लिखोगे तो आपने उसको डिटेल में लिखना है, यानी कि उसके बारे में 2-3-4 लाइनें जो आप लोगों ने लिखनी है। एग्जामिन का मतलब होता है राइट इन डेप्थ, और ज्यादा गहराई में लिख के उन लाइनों को की जांच पड़ताल करने की वो लाइनें जो लिखी गई हैं वो वैसे हमें देखने को मिलती हैं या नहीं देखने को मिलती है। क्लियर? तो शब्दों का खेल है, शब्दों के खेल से जो आपके आंसर लिखने की जो कला या आर्ट है वो अपने आप परिवर्तित हो जाती है। लेकिन ये आसान डायरेक्टिव है। डायरेक्टिव एक्सप्लेन, यानी कि जब भी आप बोलोगे कि अच्छा नेचर ऑफ स्टेट 3 तरह का होता है, 4 तरह का होता है, तो आपने हर एक के बारे में 2-2 3-3 लाइनें जो वो जरूर लिखनी है। क्लियर? और जब आप ऑब्जेक्टिव्स की बात करोगे तब भी आपने जो है वो उन हर एक ऑब्जेक्टिव को डिटेल में लिखना है, हर एक ऑब्जेक्टिव के बारे में जो इन्फॉर्मेशन देनी है। तो ये आप लोगों से जो वो डायरेक्टिव में पूछा गया, तो आई थिंक ये क्वेश्चन जो आप लोगों को शायद ज्यादा तंग ना करे। क्लियर अभी तक? अब देखिए जब हम लोग बात करते हैं नेचर ऑफ स्टेट की और ऑब्जेक्टिव्स की, तो होपफुली आप सब लोगों को पता ही होगा, जल्दी से इसके अंदर डाल दीजिए, चैट बॉक्स के अंदर डाल दीजिए। क्लियर? कि जो नेचर ऑफ स्टेट की जब हम लोग बात करते हैं
तो हम लोगों को प्रियम्बल जब हम लोग रीड करते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू क्या, सॉवरेन सोशलिस्ट, तो वो बेसिकली इंडिया क्या है, स्टेट को कैसा बनाना है हम लोगों ने, उसका जिक्र जब हम लोगों को वहां देखने को मिलता है। सॉवरेन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है और रिपब्लिक है। जस्ट ऑब्जेक्टिव्स की जब हम बात करते हैं तो वहां पे ऑब्जेक्टिव आपका इक्वालिटी है, सोशो पॉलिटिकल इकोनॉमिक जस्टिस है, लिबर्टी है, क्लियर फेथ एक्सप्रेशन, बिलीफ, क्लियर वर्शिप, और उसके साथ साथ जो आप लोगों का क्या है, दैट इज योर फ्रेटर्निटी है। तो इस तरह से हम लोगों को 5 जो है वो नेचर ऑफ स्टेट्स देखने को मिलते हैं कि हमारे स्टेट का नेचर कैसा होगा, जो प्रियम्बल में जिक्र किया गया है। और 4 तरह का जो है हम लोगों को क्या देखने को मिलता है, 4 तरह के ऑब्जेक्टिव्स देखने को मिलते हैं, जो आप में से सभी लोगों ने बिल्कुल सही लिखा हुआ है। क्लियर? तो इजी क्वेश्चन था, ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं था, हर एक के बारे में आपने 2-2 3-3 लाइनें जो है वो यहां पे लिखनी थी। अब देखो, थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया, अब जो आंसर में आपके साथ देखिए यहां पे जो आंसर लिखा गया है, ये आंसर जानबूझ के वो आंसर है जो मैक्सिमम लोगों के द्वारा, क्योंकि देखिए ये शायद टेस्ट सीरीज के अंदर भी हम लोगों ने डाला हुआ था, तो मैक्सिमम लोगों के द्वारा जो वो इस तरह का आंसर लिखा गया है, मैक्सिमम लोगों के द्वारा। तो इसमें मैंने वैल्यूडेशन नहीं की है, मतलब जो नॉर्मल कंटेंट है, एक एवरेज आंसर माना जाएगा, वो एवरेज आंसर जो आप लोग स्क्रीन के ऊपर है कि प्रियम्बल जो है वो इंट्रोडक्शन में आ जाएगा कि प्रियम्बल का जो कंसेप्ट है वो क्या है, क्या ये रिप्रेजेंट करता है, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन की जो फिलोसफी है दैट इज रिफ्लेक्टेड थ्रू दी प्रियम्बल। क्लियर? तो नॉर्मल इंट्रोडक्शन है हमारे प्रियम्बल की, या यहाँ पे आप लोग जो किसी के कोड के साथ भी जो इसको शुरू कर सकते हैं, जहां पे कहा गया है कि इट इज दी हॉरोस्कोप ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर? चाहे आप लोग जो वो पाखनीवाला का करिए, चाहे BN राव का करिए, ग्रैनविल ऑस्टिन का करिए, जिसका भी आप लोगों को अगर कोड वगैरह याद है तो वहां से भी आप लोग इस सवाल की शुरुआत कर सकते थे। क्लियर? लेकिन एक बेसिक आंसर जो है वो ऐसे लिखा जाएगा। दूसरा, जैसे हम लोग सोशलिस्ट की बात कर रहे हैं, तो सोशलिज्म का मतलब हम सब लोगों को पता ही है, सोशलिज्म का वेस्टर्न वर्ल्ड में सोशलिज्म का मतलब दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट। हमारे लिए सोशलिज्म का मतलब है जहां पे सरकार और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर काम करेंगे फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। क्लियर? अब यहां पे जो है आप लोगों को 2-3 चीजों को ऐड करने की, समझने की आवश्यकता है। अब देखिए, हम लोगों को पता है कि प्रियम्बल के अंदर 2 चीजें जो है वो अमेंडमेंट्स के जरिए, 3 चीजें जो है वो अमेंडमेंट्स के जरिए डाली गई। तो जैसे सोशलिज्म जो है या सोशलिस्ट वर्ड जो है वो उनमें से एक है। तो यहां पे आप लोगों ने जो 42nd अमेंडमेंट है, दैट इट वाज एडेड थ्रू 42nd अमेंडमेंट 1976, वो लिखना थोड़ा सा आवश्यक है। थोड़ा सा आप लोगों का जो आंसर है उसको बेटर कर देगा। चलिए, ये तो बड़ी बेसिक सी चीज है कि आपने अमेंडमेंट यहां पे लिख दी। सबसे बड़ी बात यहां पे क्या है कि आप लोगों को पता ही है कि जब हम लोग प्रियम्बल की बात करते हैं तो प्रियम्बल इज द रिफ्लेक्शन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, और हमारे संविधान के अंदर जो अलग अलग प्रोविजंस हैं, अलग अलग आर्टिकल्स हैं, वो कहीं ना कहीं हम लोगों को प्रियम्बल के अंदर देखने को मिलते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जब मैं सोशलिज्म की बात करूंगा, जब मैं सोशलिस्टिक स्टेट की बात करूंगा, तो वो कहीं ना किसी जगह पे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जरूर लिखा गया होगा। तो यहां पे जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो यही है कि एग्जाम्पल जो आप लोगों ने यहां पे डालना है। फॉर एग्जाम्पल, क्लियर, जहां पे आप लोग बात करोगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का, तो जब हम लोग डीपीएसपीस को रीड करते हैं तो डीपीएसपीस के अंदर जो वो कुछ सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स की बात की जाती है। ओवरऑल जब हम लोग डीपीएसपीस की बात करते हैं तो डीपीएसपीस जो है दे आर बेस्ड ऑन द कांसेप्ट ऑफ सोशलिज्म। हालांकि सोशलिज्म जो है दैट इज नॉट पार्ट ऑफ आवर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन हमारे संविधान के अंदर जो है वो सोशलिज्म विचारधारा पहले से इंक्लूडेड थी, बस उस शब्द को जो है वो 1976 में ऐड किया गया था। तो यानी कि जब हम लोग इस क्वेश्चन का अप्रोच करेंगे तो वहां पे आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल रेफरेंसेस देनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, अगर ब्रॉडली देनी है तो आप लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से जो है उस रेफरेंस को दे सकते हो। अगर आप लोगों को थोड़ा सा जो है वो स्क्यू करके देनी है या स्पेसिफिक देनी है तो वहां पे आप लोग जो है वो आर्टिकल 39 के रेफरेंस डाल सकते हो। क्लियर? जहां पे राइट टू लाइवलीहुड की बात होती है, आप लोग जो है यहाँ पर आर्टिकल 48 की बात डाल सकते हो, आर्टिकल 46 का रेफरेंसेस जो वो डाल सकते हो। तो आसान भाषा में जहां जहां डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने की बात होती है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, बैकवर्ड क्लासेस को अपलिफ्ट करने की बात होती है, वुमेन के लिए स्पेशल लॉज बनाने की बात होती है, सारे का सारा जो है यानी कि इनइक्वालिटी को इन जनरल जब रिमूव किया जाता है तो वो हम लोग सोशलिज्म से उसकी रिफ्लेक्शन देखते हैं। क्लियर? और उसके साथ साथ आर्टिकल 38 में सोशो पॉलिटिकल इकोनॉमिक जस्टिस, स्पेसिफिकली सोशल जस्टिस का भी जिक्र किया गया। तो आप लोगों को यहां पे एक स्टेप आगे बढ़ के, एक कदम आगे बढ़ के आर्टिकल्स के रेफरेंसेस, अमेंडमेंट को मेंशन और उसके साथ साथ जो है जो प्रोविजंस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो ब्रॉडली सोशलिज्म को कवर करते हैं उनको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। क्लियर? समझ आ रही कहानी की नहीं? डन। तो ये छोटी सी चीज जो है वो आप लोगों ने हर जगह करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं सेकुलरिज्म की बात करूंगा, हाँ जी बताना जरा, शाबाश।
चैट बॉक्स के अंदर बताओ शाबाश। जो सेकुलरिज्म है, जब आप लोग सेकुलरिज्म की बात करोगे तो सेकुलरिज्म की जो रेफरेंसेस हैं वो आप लोग कहां पे दोगे, ये बता दीजिए। जब आप लोग सेकुलरिज्म की बात करोगे तो उसकी रेफरेंसेस कहां पे देंगे? बिल्कुल परफेक्ट है। जब आप लोग सेकुलरिज्म की बात करेंगे तो सेकुलरिज्म का जिक्र जरूरी नहीं है मैं आर्टिकल 25 से 28 तक तो ठीक है जी, 25, 26, 27, 28 ये तो है ही हमारे रिलीजियस राइट्स हैं जो कहीं ना कहीं आप सब लोगों को अधिकार देते हैं, यानी कि हमारे यहाँ का जो सेकुलरिज्म है उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, जहां पे स्टेट सभी धर्मों को प्रमोट करेगा, स्टेट का खुद का कोई धर्म नहीं होगा। जैसे जब आर्टिकल 27 आप रीड करते हो, नो टैक्स ऑन द प्रमोशन ऑफ रिलीजन, स्टेट किसी भी टैक्स को इंपोज नहीं कर सकता। 28 में स्टेट के जो इंस्टीट्यूशन है वहां पर रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं ली जाएगी, तो सीधा सीधा स्पेसिफाई कर रहा है स्टेट हैज नो रिलीजन। आर्टिकल 25 और 26 की जब आप बात करोगे, 25 आप सबको, मेरे को, आपको, हम सब लोगों को इंडिविजुअल रिलीजियस राइट्स दे रहा है, जहां पे हम लोग अपने धर्म को अपनी मर्जी से एक्सप्रेस कर सकते हैं। 26 जो है वो कलेक्टिवली, यानी कि हम सारे के सारे लोग मिलकर अपने रिलीजन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये तो सीधी सीधी रेफरेंसेस है। लेकिन इसके अलावा अगर याद करो, अगर आप लोग आर्टिकल 15 को बात करोगे, आर्टिकल 16 की बात करोगे, तो सीधा सीधा लिखा है वहां पे भी, आर्टिकल 16 में ये लिखा है कि इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। सिमिलरली इन पब्लिक स्फीयर अंडर आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आप लोग जो है वो धर्म के आधार के ऊपर जो वो कहीं पे भी भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो। इवन और बताता हूं, 325 की अगर आप लोग बात करोगे तो 325 जो कि राइट टू वोट की बात करता है, तो वहां पे भी 4 ग्राउंड्स मेंशन किए गए हैं। वहां पे भी लिखा गया है कि आप लोग धर्म के आधार के ऊपर जो वो किसी के साथ भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो। और एग्जांपल आर्टिकल 23 की अगर मैं बात करूंगा, तो आर्टिकल 23 जहां पे कहा गया है कि आप लोगों से जो वो फोर्सफुली काम नहीं करवाया जा सकता है, वहां पे भी जब आप लोगों को सरकार बुलाएगी अपने काम के लिए, पब्लिक सर्विसेज के लिए, देश के लिए, नेशनल सिक्योरिटी के लिए, तो वहां पे भी वो धर्म के आधार के ऊपर भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती है। क्लियर? तो यानी कि जब हम लोग बात करेंगे सेकुलरिज्म की, तो सेकुलरिज्म ठीक है, 25 से 28 भी लिखोगे दैट इज मोर देन सफिशिएंट, क्योंकि क्वेश्चन का जो नीड था दैट इज डिफरेंट ना, वो सिर्फ सेकुलरिज्म के ऊपर नहीं था, वो आपका जो है वो ब्रॉडली या ब्रॉड एक टॉपिक था प्रियम्बल, वहां पे आप लोग रेफरेंसेस की जगह आप 2-3 आर्टिकल भी डालो, तो कहीं ना कहीं जब आप लोग, होपफुली आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि मैं क्या कहने का प्रयत्न कर रहा हूं, कि जब आप लोग वो आंसर लिखते जो सीधा आंसर है, सीधा आंसर का मतलब है कि जो आप लोगों को स्क्रीन पे देखने को मिल रहा है, जब आप लोग सीधा आंसर लिखोगे तो आपका एक एवरेज आंसर होगा। डन? जब आप लोग इसमें ये सिर्फ एक एग्जांपल के जरिए है, क्योंकि ये एक ऐसा सवाल है, क्वेश्चन है जो नॉर्मली बहुत पूछा जाता है, और देखा जाता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो इसमें यही गलती करते हैं कि वो रेफरेंसेस डालना जो वो कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। इतना ज्यादा लिखने की, अगर 8 नंबर या 4 नंबर का सवाल है, बहुत ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है, एक एक 2-2 लाइनों में एक एक आर्टिकल के भी रेफरेंस दे दोगे, तब भी कहीं ना कहीं जो है वो जो रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन है वो फुलफिल हो जाएगी, और जो पॉलिटिक आंसर है जैसे आप लोगों ने लिखना है, जो लहजा आप लोगों का होना चाहिए, वो अपने आप कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से आप लोग, ठीक है जी। डेमोक्रेसी की जब आप लोग बात करोगे, तो डेमोक्रेसी का सीधा सीधा मतलब है कि हमारे यहाँ पे पब्लिक स्फीयर में कोई पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। उसके साथ साथ जब हम लोग डेमोक्रेसी की बात करेंगे, आर्टिकल 325 हर एक को वोट डालने का अधिकार देता है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, कोई भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, कोई भी इलेक्शन में वोट कास्ट कर सकता है। वहां पे ऐसा नहीं है कि किसी एक स्पेसिफिक आधार के ऊपर जो आप लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। तो ऑलमोस्ट प्रियम्बल क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन्ड है, ठीक है जी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की रिफ्लेक्शन है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कोई ऐसा प्रोविजन हो जो हम लोगों को देखने को ना मिले। इक्वालिटी आर्टिकल 14 से 18 सीधा सीधा देखने को मिल रहा है। लिबर्टी मेनली जब आप लोग आर्टिकल 19, 20, 21, स्पेसिफिकली 21 में तो एक्सप्लिसिटली लिबर्टी वर्ड यूज किया गया है। फ्रेटर्निटी की जब हम बात करेंगे, हाँ जी बताओ जरा शाबाश, फ्रेटर्निटी जो है वो कहां से रिफ्लेक्ट होती है? भाईचारा जो है, फ्रेटर्निटी जो है वो आप लोगों को कहां से रिफ्लेक्ट होती हुई देखने को मिलती है? जल्दी से, फ्रेटर्निटी का अगर आप लोग आर्टिकल का एक एग्जांपल देना चाहो तो कहां से दोगे? जल्दी से। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखिए जब हम लोग फ्रेटर्निटी की बात करेंगे, सिंगल सिटीजनशिप का जो कंसेप्ट है कहां पे है, कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 9। आर्टिकल 9 सीधा सीधा कहता है, डायरेक्टली नहीं लिखा है, एक्सप्लिसिटली नहीं लिखा है, लेकिन इंप्लिसिटली यानी कि इनडायरेक्टली हम लोग रेफरेंस निकालते हैं। आर्टिकल 9 जो है वो कहीं ना कहीं सिंगल सिटीजनशिप की बात करता है कि जैसे ही आप एक देश की नागरिकता छोड़ोगे या अपने देश की नागरिकता किसी दूसरे देश की नागरिकता लोगे, तो अपनी नागरिकता खुद चली जाएगी। क्लियर? तो इट इंप्लाइज सिंगल सिटीजनशिप। तो आर्टिकल 9 ये इसका एग्जांपल है। सबसे बड़ा तो आप लोग भूल ही गए हो, फंडामेंटल ड्यूटीज में भी ठीक है जी, फंडामेंटल ड्यूटीज में कहा गया जी आप लोगों ने ना वुमेन के खिलाफ बोलना है, ना देश के अंदर जो वो किस तरह की ऐसी एनिमोसिटी विचारधारा जो वो इंड्यूस करनी जिससे लोगों के अंदर द्वेष हो, लड़ाई हो, झगड़ा हो, तो ये चीजें जो आप लोग ऐड नहीं करोगे। बिल्कुल परफेक्ट है।
एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट आप भूल गए, एग्जाम में एक बार सीधा सीधा आया था ये आर्टिकल 51 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 51 आर्टिकल। 51 आर्टिकल क्या बोलता है, जहां पे इंडिया जो है या इंडियन स्टेट जो है वो इंटरनेशनल रिलेशंस को कैसे टैकल करेगी उसकी सजेशन दी गई है। तो हमारे यहाँ पे इंटरनल फेटर्निटी यानी कि अंदर के भाईचारे की बात नहीं हुई है, हमारे यहाँ पे एक्सटर्नल फेटर्निटी की भी बात हुई है। मतलब हम लोग जो है वो बाहरी दुनिया जो है, जो पूरी दुनिया है उसको जो है वो हम लोग एक परिवार मानते हैं। क्लियर, वो पूरे का पूरा जो एक पूरा वर्ल्ड है वहां पे हम लोग नहीं चाहते कि दो देश जो एक दूसरे के साथ लड़े। और कहीं ना कहीं ये पॉलिसी जो आप लोगों को देखिए इस स्पेसिफिक टाइम पे, जैसे रशिया और यूक्रेन तो चलो पुराना हो गया, आजकल तो नया वॉर चला हुआ है, वहां पे इंडिया ने थोड़ा सा साइड जो है वो इसराइल का लिया है। लेकिन आप लोगों को वहां पे एक चीज समझने की आवश्यकता है कि इसराइल का साथ तो दिया, लेकिन उसके बावजूद जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हम लोगों को गाजा में देखने को मिल रहा है, देखिए मेन गेम है कि जो जितना लेटेस्ट करंट जब डालोगे आपका आंसर उतना यूनिक होगा, उतना डिफरेंट होगा, और प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी आपकी आप दूसरों से स्कोर ज्यादा करने की इंक्रीज हो जाएगी। तो आप लोगों ने देखा कि इसराइल का नो डाउट हम लोगों ने समर्थन किया, लेकिन ऐसा समझिए कि हमास जो उसको हम लोगों ने रिकॉग्नाइज नहीं किया। हम लोगों ने जो फतेह ग्रुप है उसको रिकॉग्नाइज किया हुआ, जो दूसरे फलस्तीन वाली साइड है। क्लियर, उसके साथ हमारे रिलेशन ठीक है, तो उनको कभी भी इंडिया के द्वारा जो वो ओपनली क्रिटिसाइज नहीं किया जाता। तो वहां पे तो हम एक बैलेंस फॉरेन पॉलिसी जो है वो अपनाते हैं। लेकिन आप देखिए वहां पे जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है वहां पे इंडिया मदद भी कर रहा है। तो वहां पे इसराइल के मतलब इसराइल तो नहीं चाहेगा कि तुम लोग मदद करो, लेकिन क्योंकि वो हमारे देश का जो संविधान है आर्टिकल 51 है, वो दो देशों के बीच में शांति स्थापित करने का डायरेक्शन देता है। अगर दो देश आपस में लड़ रहे हैं तो उनके बीच में शांति किस तरह से जो वो स्थापित करवाई जा सकती है उसकी डायरेक्शन देता है। जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जितनी भी पॉलिसीज बनी हुई हैं फॉर द वर्ल्ड पीस, उनको पालना करने का डायरेक्शन देता है। तो यही कारण है जैसे स्पेसिफिकली बड़े जो देश, जो प्रॉपर दो स्टेट हम जिनको कंसिडर कर सकते हैं, फर्स्ट इज यूक्रेन, सेकंड इज रशिया। तो वहां पे देखिए ठीक है, हम लोग हो सकते हैं इंक्लाइंड किसी की तरफ हो, लेकिन हमने कभी भी जो है वो किसी एक स्पेसिफिक देश या स्पेसिफिक कंट्री को जो है वो सपोर्ट नहीं किया। और हम लोग हमेशा कहते रहते हैं कि जो दोनों मिलके बैठे, बीच में जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, ही ऑल्सो प्रपोज्ड, क्लियर, उसने भी कहा कि हम बैठ के तुम दोनों की जो परेशानी है उसको जो है वो कहीं ना कहीं सॉल्व कर देंगे। क्लियर, तो कहानी आप लोग समझिए कि एग्जाम्पल अगर आप थोड़ा सा थॉट प्रोसेस को चैनलाइज करेंगे तो कहीं पे भी आप लोगों को एग्जाम्पल्स, करंट अफेयर के एग्जाम्पल्स या कॉन्स्टिट्यूशन की रेफरेंसेस, जो मैंने आपको बोला अमेंडमेंट्स, केसेस, इनकी कमी देखने को नहीं मिलेगी। क्लियर, बस कहानी क्या है कि हमने पढ़ा हुआ है आप लोगों ने सबने पॉलिटी। क्लियर, बस हमने एक जगह के ऊपर जो है वो चीजों को कंसोलिडेट करना है, एक जगह के ऊपर जो है वो चीजों को सीमित करना है। क्लियर, तो पहला सवाल वैसे इन जनरल क्वेश्चन जो है वो है वैल्यूडेशन का मतलब है कि कुछ डिफरेंट चीजें, नई चीजें, करंट हैपनिंग, उनके ऊपर क्वेश्चन जो है वो ज्यादा डिस्कस किए जाएंगे। लेकिन मेन बात ध्यान रखना, पॉलिटी में जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। क्लियर, और कंसेप्ट जो है अगर आपको क्लियर है तो आप किसी भी तरह का जो सवाल है उसको टैकल कर सकते हो। यही कारण है जो दूसरी फाइल में आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं अदर देन दीज क्वेश्चंस, वो फाइल में सिर्फ इसलिए शेयर कर रहा हूं ताकि आप लोग बेसिक भी पढ़ लो फिर से कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे, अगर आपसे मतलब कभी कभी हम ऐसे बैकफुट पे चले जाते हैं कि जो सीधा ना हो कि हाउ कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प्स डिप्राइव्ड स्टेट ऑफ द सोसाइटी। क्लियर, तो पता होना चाहिए कि अच्छा ये आर्टिकल जो है ना वुमेन की, एससी के लिए है, एसटी के लिए है। क्लियर, वो डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स, डिफरेंट डिफरेंट रेफरेंसेज जो हैं उनको हम लोगों को पिक करना है और उसको जो है वो कहीं ना कहीं अपने आंसर के अंदर इंटीग्रेट करना है। क्योंकि देखिए कहानी सिंपल सी है, 28 क्वेश्चन होंगे, टाइम बड़ा ज्यादा होता नहीं है हर क्वेश्चन को सोचने का, तो जितना बेटर प्रिपेयर आप बाहर होते हो उतना ही फायदा जो आप लोगों को अंदर होता है। क्लियर, तो होपफुली बिल्कुल आसान क्वेश्चन से शुरू किया, नॉर्मली जो वो मुश्किल क्वेश्चन से शुरुआत होती है, लेकिन आज हमने बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन किया कि एटलीस्ट आप जो बेसिक सवाल हैं उनमें किसी तरह की गलतियां ना करो, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। हम लोग बड़ी छोटी छोटी बारीक सी गलतियां कर देते हैं। हम लोगों को बड़ा नॉलेज होता है, हमने सारा करंट अफेयर पढ़ा होता है, सब पॉजिटिव नेगेटिव सोल्यूशन सब पढ़े होते हैं, लेकिन जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसको कहीं ना कहीं हम लोग मिस कर रहे होते हैं। क्लियर, तो आप लोगों ने यही जो है वो काम पॉलिटी के आंसर्स के अंदर करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, आप लोगों ने कैसे इसको अप्रोच करना है या इस तरह के क्वेश्चंस को आप लोगों ने कैसे अप्रोच करना है। तो दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हमारी करंट अफेयर के ऊपर जो वो ज्यादा ध्यान रहेगा, जैसे अभी पॉलिटी से रिलेटेड बड़े सारे इश्यूज जो है वो हमारे आसपास हम लोगों को देखने को मिले, जहां पे सेम सेक्स मैरिज की अगर हम लोग बात करें, सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज करने से जो है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मना कर दिया गया। तो वो अपने आप में ही एक इशू आ गया कि होनी चाहिए सेम सेक्स मैरिज या नहीं होनी चाहिए। क्लियर, सिमिलरली यूसीसी की अगर हम लोग बात करेंगे, दैट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड, बुक की नया कंसेप्ट तो नहीं है, वो तो बड़े पहले से जो है वो इवन 1985 से यूनिफॉर्म सिविल कोड जो वो न्यूज में है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आज भी चल रहा है, सरकार की तरफ से स्टेटमेंट्स भी आ रही हैं रिगार्डिंग यूनिफॉर्म सिविल कोड। क्लियर,
इम्प्लीमेंट प्रॉपरली तो नहीं हुआ है, कुछ जैसे ट्रिपल तलाक वगैरह जो बैन हुए हैं वो कहीं ना कहीं उसकी शुरुआत मानी जा सकती है, लेकिन अभी तक कंप्लीट इंप्लीमेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं हुई। तो वो भी एक जो है वो हम लोगों को करंट अफेयर के अंदर रेफरेंसेस में देखने को मिल रहा है। ये मैं करंट अफेयर की बात कर रहा हूँ, फंडामेंटल राइट्स बेसिकली क्लियर, फंडामेंटल राइट्स टीपीएसपीज इसके आसपास। बाकी जैसे इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड जो कॉम्पोजिशन में चेंज हुआ है, तो इलेक्शन कमीशन अपने आप ही इंपॉर्टेंट हो गया क्लियर। तो वो धीरे धीरे आने वाले 3-4 दिनों में जो पूरे के पूरा करंट पॉलिटिक है उसकी भी रेफरेंसेस, उसके भी क्वेश्चन जो है वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे क्लियर। तो जितनी भी आप लोग डेवलपमेंट हेट स्पीच की अगर आप लोग बात करें, सेडिशन की अगर हम बात करें, काफी ज्यादा न्यूज में रहता है। तो कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिनको बड़ा ज्यादा फ्री, हाँ बिल्कुल, वुमेन रिजर्वेशन वो भी है क्वेश्चन, वुमेन रिजर्वेशन इन द पार्लियामेंट वो भी एक सवाल है क्लियर। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन की 106th अमेंडमेंट है क्लियर, वो भी अपने आप इंपॉर्टेंट हो जाएगी, क्योंकि हमें याद है कि जब 2018 में आपकी 103rd अमेंडमेंट आई थी तो उसके ऊपर जो वो इमीडिएटली हम लोगों को क्वेश्चन देखने को मिला। और उसके बाद आप लोग देखिए कि उसके 2 सालों तक जो रिजर्वेशन के क्वेश्चंस थे वो एग्जाम के अंदर आते रहे। तो पॉलिटी में रिजर्वेशन कोई नया चीज तो नहीं है, कब से, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन में रेफरेंस तो पहले से दी गई थी, लेकिन इन जनरल फंडामेंटल राइट्स के अंदर जो है वो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में उसको ऐड किया गया। तो तब से जाके 51 से लेके पॉपुलर है क्लियर। तो वो कभी कभी क्या होता है कि कोई चीज आती है वो इमीडिएटली जो है वो न्यूज में आती है, और वो पुराना टॉपिक, स्टैटिक टॉपिक जो है आप लोगों को अपने आप इंपॉर्टेंट हो जाता है क्लियर। तो आप लोगों ने इसके ऊपर ध्यान देना। अच्छा, बिहार के द्वारा जो वो SCCC क्लियर, एक आपका सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जो है उसको कंडक्ट तो चलिए हो गया, उसका डाटा जो है वो रिलीज किया गया। तो उसकी जो इंप्लीकेशन है हमारे पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर, हमारे समाज के ऊपर, वो क्या हो सकती है, उनके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से जो छोटी छोटी चीजें जो जितना मेरे को ध्यान है क्लियर। बाकी कुछ करंट अफेयर जो है वो मैंने दूसरी फाइल में आप लोगों को डाले हुए हैं क्लियर। जैसे राइट टू इंटरनेट की हम बात करें, हेट स्पीच की हम लोग बात करें, राइट टू फॉरगॉटन की हम बात करें, राइट टू फॉरगॉटन दैट इज अ पार्ट ऑफ राइट टू प्राइवेसी, या दैट इज अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सारी की सारी चीजें, राइट टू इंटरनेट की बात करें, आजकल हम लोगों ने देखा कि जब पंजाब में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ था, यहाँ इंटरनेट सस्पेंड हो गया था। अभी खबर आई है कि मणिपुर में जो है, अभी क्या मतलब मणिपुर में जो वो काफी लंबे समय तक, आई थिंक अप्रोक्सीमेटली जो है वो 4-5 महीनों तक जो वो इंटरनेट, 149 डेज अगर मैं एग्जैक्टली बोल रहा हूँ, उतने दिनों तक जो वो इंटरनेट सस्पेंड रहा। जम्मू एंड कश्मीर में इंटरनेट सस्पेंड रहा। तो अलग अलग ना, बीच में जब केरला में रहा था जहां पे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी इंटरनेट सस्पेंशन के ऊपर। तो जो इंटरनेट शटडाउन है, क्योंकि राइट टू इंटरनेट हमारा फंडामेंटल राइट हो चुका है डिक्लेयर अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो अपने आप ही जब इस तरह की चीजें हमें अपने आसपास देखने को मिलेंगी तो वो अपने आप कहीं ना कहीं जो है वो हमारा ध्यान केंद्रित करेंगे, और हमारे लिए वो टॉपिक अपने आप इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना, अगर आप लोग सेडिशन की भी बात करोगे तो पॉलिटी तो आनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन तो पता ही होना चाहिए आप लोगों को क्लियर, तभी आप उनको जो है वो इजिली सॉल्व कर पाओगे क्लियर। चलिए वापस आते हैं, तो चलिए दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन होपफुली आप लोगों को क्लियर हो गया। चलिए ये देखिए वही है इंटरनेट वाला ये क्वेश्चन दूसरा। इन रीसेंट टाइम्स various parts of India, including Manipur, Punjab, and Jammu and Kashmir, have experienced internet shutdowns. Critically analyze the impacts of these shutdowns. Clear? आप लोगों को अब देखिए कहानी क्या है, पिछले लेक्चर में भी मैंने डिस्कस किया था। जो भी लाइन हमारे क्वेश्चन के अंदर है उसको आप लोगों ने आंसर में डालना ही डालना है क्लियर। हाँ, अगर आपके पास अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि देखिए अगर रीसेंट टाइम में यहां पे रेफरेंस दी गई है क्लियर, तो आप लोगों के पास जो वो ऑटोमेटिकली एग्जाम्पल्स होंगे क्लियर। एग्जाम्पल्स कैसे होंगे, पंजाब का एग्जाम्पल होगा, मणिपुर का एग्जाम्पल होगा, कश्मीर का एग्जाम्पल होगा। तो वो एग्जाम्पल जो है, जैसे मतलब रिसेंटली जो करंट न्यूज आई हुई थी वो मणिपुर से संबंधित थी, ठीक है। तो मतलब जो स्टेटमेंट दी गई है उस स्टेटमेंट से एग्री करके ही, क्योंकि आप लोग तो डिसएग्री नहीं करोगे एटलीस्ट जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू क्लियर। गलत स्टेटमेंट तो नहीं दी गई है स्टार्टिंग में। तो आप लोगों का जो आंसर है उसके अंदर ये दिखनी चाहिए, चाहे 2 लाइनें हो, 3 लाइनें हो, 4 लाइनें हो, ज्यादा नहीं लिखना है, क्योंकि ये भूमिका बांधी गई है। तो जैसे भूमिका कोई बांध रहा है सवाल पूछते हुए, वैसे ही आपने उसी भूमिका का आंसर करना है जब आप लोग अपना जवाब लिखोगे क्लियर। तो छोटी छोटी सी चीजें होती है जिनके ऊपर हम लोगों ने, बड़ी बारीक सी चीजें, कोई बड़े है ना वो नहीं है, लेकिन हम मैक्सिमम मैं बताता हूं होता क्या है कि लोग क्या करेंगे, इंटरनेट शटडाउन से इंट्रोडक्शन कर देंगे, परफेक्ट है, और सीधा जो दूसरा हिस्सा है, मतलब जो मेन हिस्सा ऑफ योर क्वेश्चन है उसके ऊपर आप लोग मूव कर जाओगे। गलत नहीं है कुछ भी, लेकिन मेन बात मैंने आपको बताया कि जो भी शब्दावली, जो भी वर्ड्स हम लोगों को हमारे सवाल के अंदर या क्वेश्चन के अंदर देखने को मिलेंगे, उनको जो है वो हम लोगों ने कोशिश करनी है, हम लोगों ने प्रयत्न करना है कि हम लोग उनको एड्रेस करें। आंसर राइटिंग में नॉलेज बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है। जितने जल्दी आप लोग इन चीजों को समझ जाओ उतना आप लोगों के लिए बेटर है। जो पूछा गया है उसको आप लिख रहे हो, कम लिख रहे हो चाहे,
वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ज्यादा मायने रखता है। तो इसलिए अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग स्पेसिफिकली इन पॉलिटी एंड गवर्नेंस सेक्शन। क्लियर? तो छोटी छोटी सी चीजें हैं जिनके ऊपर आपने ध्यान देना है। अब देखो यहां पे थोड़ा सा मैं आप लोगों के साथ 2-3 चीजें डिस्कस कर लेता हूं। देखिए यहां पे जो डायरेक्टिव है ये आई थिंक अभी तक हम लोगों ने एक बार भी नहीं पढ़ा, दैट इज योर क्रिटिकली एनालाइज। ये तो मैंने आपको समझाया था कि जहां जहां क्रिटिकली शब्द लिख दिया जाए, जहां जहां जिस जिस डायरेक्टिव में क्रिटिकली आ जाए, वहां पे एग्जामिनर आप लोगों से दोनों तरह के जो व्यू पॉइंट्स हैं उनको एक्सपेक्ट कर रहा है। क्लियर? तो क्रिटिकली आते ही आप लोगों का जो आंसर लिखने का तरीका है उसमें दोनों पॉइंट का मतलब क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये क्या है, इंपैक्ट ऑफ दीज शटडाउन्स। क्लियर? तो इंपैक्ट की जब हम बात करेंगे तो अपने आप ही पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट जो है आप लोगों के दिमाग में आ जाना चाहिए कि हमने दोनों के दोनों जो इंपैक्ट्स हैं उनको बताना है। क्लियर? अब देखिए यहां पे जो शब्द है, वर्ड है, वो क्या लिखा गया है, क्रिटिकली एनालाइज। जब भी हम लोग क्रिटिकली एनालाइज वर्ड को देखेंगे तो वहां पे जो भी आपकी स्टेटमेंट है, जैसे क्या है, क्रिटिकली एनालाइज द इंपैक्ट ऑफ द शटडाउन, तो हम लोगों ने कोई भी एक इंपैक्ट उठाना है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि हम लोग जब एक आसान सी भाषा में आपका उठा लेते हैं, पॉलिटिकल इंपैक्ट उठा लेते हैं। क्लियर? पॉलिटिकल इंपैक्ट उठा लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल इंपैक्ट उठा लेते हैं, या इंपैक्ट ऑन राइट्स उठा लेते हैं, या इकोनॉमिक इंपैक्ट उठा लेते हैं, कोई भी इंपैक्ट जो है वो हम लोग यहां पे पिक कर लेते हैं। तो जब भी आप किसी इंपैक्ट को, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां पे पॉलिटिकल इंपैक्ट, या मान लीजिए मैं यहां पे पिक कर रहा हूं कॉन्स्टिट्यूशनल इंपैक्ट, इंपैक्ट ऑन राइट्स। क्लियर? जहां पे मैं कह रहा हूं कि देखिए जी, राइट जो आपका इंटरनेट सस्पेंशन है, थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरह से जो फेरीन केस में कहा गया था कि राइट टू इंटरनेट इज अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर इंटरनेट शटडाउन हो रहा है तो सीधा सीधा जो है वो मेरा आर्टिकल 21 की वायलेशन हो रही है, सीधी सीधी। क्लियर? तो मेरे आर्टिकल 21 की वायलेशन हुई। सिमिलरली अगर इंटरनेट शटडाउन हो रहा है, सरकार इंटरनेट शटडाउन क्यों कर रही है? इसलिए कर रही है ताकि मैं, आप, या कोई भी ऐसा इंसान जो सही नहीं है, मतलब आप तो बढ़िया ही होंगे, कोई भी इंडिविजुअल जो सही नहीं है वो कोई ऐसा भाषण ना दे, कोई ऐसी स्पीच ना दे जिससे जो है वो तनाव और ज्यादा इंक्रीज हो जाए। यही कारण है जब भी आप लोग देखते हो कि बड़ा लार्ज स्केल लार्ज स्केल कोई कंफ्लिक्ट होता है या कभी किसी का अरेस्ट होता है तो स्पेसिफिक सिचुएशन में सरकार के द्वारा इंटरनेट को सस्पेंड कर दिया जाता है। जैसे भी आप लोगों ने देखा हरियाणा में नू वायलेंस रही, ठीक है, हरियाणा में नू जगह है, वहां पे आप लोगों ने देखा कि दो रिलीजियस कम्युनिटी के बीच में जो वो डिस्प्यूट हुआ, इशू हुआ, और वहां पे भी इंटरनेट जो आप लोगों को सस्पेंड होता हुआ देखने को मिला। उसका सरकार का लॉजिक है कि जी हम लोग इसलिए लगा रहे हैं टू प्रोटेक्ट द सिक्योरिटी ऑफ द नेशन और टू मेंटेन द पब्लिक ऑर्डर। क्लियर? लेकिन आप ऐसा समझिए कि अगर मान लीजिए राइट टू इंटरनेट, अगर आपका इंटरनेट सस्पेंड हो गया तो आप लोग जो हैं, अगर इंटरनेट सस्पेंड हो गया तो आप लोग अपना जो ओपिनियन है उसको फ्रीली एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, और अगर आप फ्रीली एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे तो दिस इज द वायलेशन ऑफ आर्टिकल 19(1) क्लॉज ए या क्लॉज 1A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। क्लियर? इसके साथ साथ आप समझिए आजकल का जो जमाना है, स्पेसिफिकली पोस्ट कोविड टाइम पीरियड का, पोस्ट कोविड टाइम पीरियड का जो समय है या जमाना है, यहां पे हम लोग एक चीज ऑब्जर्व करते हैं कि जो बिजनेसेस जो हैं वो बहुत ज्यादा इंटरनेट के ऊपर डिपेंडेंट हो गए हुए हैं। क्लियर? चाहे आप लोग ऑनलाइन कोचिंग की बात कर लीजिए, चाहे आप लोग आईटी इंडस्ट्री की बात कर लीजिए, चाहे आप सरकारी काम की बात कर लीजिए, सारे काम जो आजकल डिजिटलाइज है, सारे के सारे काम जो है वो आप लोगों को ऑनलाइन ही देखने को मिल रहे हैं। क्लियर? तो जब भी आप लोग जो है वो राइट टू इंटरनेट के सस्पेंशन की बात करेंगे, या जब आप बिजनेस के ऊपर किसी तरह का इंपैक्ट देखोगे, तो वो किस आर्टिकल की वायलेशन हो जाएगी? आर्टिकल 19(1)G ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर? क्योंकि 19(1)G राइट टू डू बिजनेस। क्लियर? तो ये कहीं ना कहीं जो है वो आप लोग देख रहे हो कि जो पॉलिटिकल इंपैक्ट है या कॉन्स्टिट्यूशनल इंपैक्ट आपके फंडामेंटल राइट्स के ऊपर हम लोगों को इंप्लीमेंट होता हुआ या पड़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो कहानी समझ आ रही है सीधी? तो इसका मतलब ये मैं आपको इसलिए समझा रहा था कि जब हम लोग क्रिटिकल एनालाइज करेंगे तो हम लोगों को प्रॉपरली, एनालिसिस का मतलब क्या रहता है कि जो भी आप स्टेटमेंट दोगे उसकी आप प्रॉपरली जांच पड़ताल करोगे कि ये अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल कहा कि हम लोगों का राइट टू एक्सप्रेस या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है पार्ट अंडर आर्टिकल 19(1)A, इसकी वायलेशन हो रही है। तो मैंने एनालाइज किया कि हाँ जी ठीक है, इस आर्टिकल की वायलेशन हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ एनालाइज करते हुए मेरे को ये चीज भी क्लियर है, या ये चीज भी मेरे को अपने आंसर के अंदर डालनी है कि बट एट द सेम टाइम अगर आप लोग आर्टिकल 19 क्लॉज 2 की बात करोगे
तो पता नहीं आप लोगों को कितनों को याद होगा, आर्टिकल 19 क्लॉज 2 की अगर आप बात करोगे तो 19 क्लॉज 2 जो है वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की बात करता है, और उन्हीं रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस में सिक्योरिटी ऑफ द नेशन और पब्लिक ऑर्डर दोनों आते हैं। तो पब्लिक ऑर्डर और सिक्योरिटी ऑफ द नेशन के लिए जो है वो अगर कोई भी या आपके अगर फंडामेंटल राइट की सस्पेंशन की जा रही है तो वो जस्टिफाइड है। सिमिलरली आर्टिकल 21 भी बिना रिस्ट्रिक्शन के तो नहीं है, वहां पे लिखा हुआ है दैट इज प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। हालांकि आफ्टर मेनिका गांधी केस वो आपका ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ बन चुका है, लेकिन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में भी अगर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हो, अगर जो कानून पास किया गया उसके ग्राउंड्स स्ट्रांग हो, तो उस स्पेसिफिक सिचुएशन में भी आप लोग एक चीज ऑब्जर्व करोगे कि वो जस्टिफाइड हो जाएगी। वहां पे भी जुडिशरी अगर रीजनेबल है, फेयर है, नॉन आर्बिट्रेरी है, तो जुडिशरी उसको अपहोल्ड कर देगी। तो मतलब पार्लियामेंट के पास अधिकार है, आर्टिकल 21 भी सस्पेंड कर देगी वो, या उसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन लगा देगी, सस्पेंड नहीं सॉरी, उसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन लगा देगी, और आर्टिकल 19 के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन लगा देगी। तो उसी कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको ये अधिकार दिया हुआ है। तो मतलब जब मैं इंपैक्ट को एनालाइज कर रहा हूं तो एनालिसिस में मैं दोनों तरह की जो जजमेंट है उसको पिक करने की कोशिश कर रहा हूं, और जब क्रिटिकली इसके साथ लग गया तो इसका मतलब है कि अब मेरे को कोशिश नहीं करनी है, अब मेरे को दोनों के दोनों आर्गुमेंट जब उनको पिक करना पड़ेगा। फर्क बस ये रहेगा कि एनालिसिस में आप यहीं पे रुक जाओगे, क्लियर कि देखिए क्या किसके अंदर जो है वो या कैसे ये इंपैक्ट डाल रहा है और कैसे इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। लेकिन क्रिटिकली लगने से आप लोगों ने पॉजिटिव भी बताया, नेगेटिव भी बताया, और उसके साथ साथ जब आप लोगों को एक फेयर जजमेंट देनी पड़ेगी। फेयर जजमेंट का मतलब क्या है कि ये जो हो रहा है ये सही है, गलत है, या ये थोड़ा अच्छे तरीके से या डिफरेंट तरीके से हो सकता है। तो क्रिटिकली एनालिसिस या क्रिटिकली शब्द आते ही आप लोग दोनों चीजें तो लिख ही रहे हो एनालिसिस में, लेकिन उसके साथ साथ जाओ आप लोगों को दोनों चीजों के बाद एक फेयर जजमेंट देनी पड़ेगी। यानी कि आपको बताना पड़ेगा कि ये सही नहीं हो रहा है, ये कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस में होना चाहिए, सरकार के द्वारा जो इसको अननेसेसरी मिसयूज नहीं करना चाहिए। बट हाँ ये है कि जहां पे नेशनल सिक्योरिटी की बात आएगी वहां पे इस तरह के जो स्टांसेस हैं वो जरूरी हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन खुद ब खुद रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की बात करता है। क्लियर? तो समझ आ रही कहानी की डन। तो जब हम लोग इस क्वेश्चन में क्रिटिकली एनालिसिस की बात करेंगे तो इसका मतलब है क्या पूछा हमसे, क्रिटिकली एनालाइज दी इंपैक्ट। तो हम लोगों ने इसकी दोनों साइड ऑफ इंपैक्ट जब उसको पिक करना है और उसी आधार के ऊपर जब अपना आंसर लिखना है। क्लियर? और आप देखिए ये जो क्रिटिकली डायरेक्टिव है बड़े ज्यादा फ्रीक्वेंटली हमें हमारे एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं। 1 और 3 में तो उतना ज्यादा टेंशन नहीं रहती है, लेकिन 2 में जो आप लोगों को इनको थोड़ा सीरियसली पिक करना पड़ता है। क्लियर? और समझ आ गई कहानी सब लोगों को कि नहीं आई? तो देखिए इंट्रोडक्शन जो भाई आ गया। रिसेंटली वी हैव सीन द इंडिया सेकंड लॉन्गेस्ट इंटरनेट ब्लैकआउट इन मणिपुर विच हैड स्ट्रेच्ड फॉर ओवर 140, मैंने 148 बोल दिया था, which has stretched for over 143 days. Also, other parts of India like Punjab, New district of Haryana, Kashmir and Ladakh also witnessed internet shutdowns in past few years. Past few years क्या past few months जो है वो भी आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो। तो हुआ क्या इंट्रोडक्शन में, जो आप लोगों का जहां से भूमिका बांधी हुई थी, जहां से आप लोगों की भूमिका बंधी हुई थी, कहां से बंधी थी, ये वाली, तो इसको जो वो एड्रेस किया गया और कुछ नहीं किया गया। मतलब जहां से उसने अपना शुरू किया, मैंने अपनी इंट्रोडक्शन भी उसी स्टेटमेंट के से एग्री करके जो वो शुरू कर दी, बस क्या किया, थोड़े से मैंने उसके अंदर एग्जांपल्स डाल दिए, करंट अफेयर की रेफरेंसेस जो है वो वहां पे पिक की और उसके अंदर अपने आप इंक्लूड कर दी। क्लियर? समझ आ रही कहानी की नहीं आ रही? ठीक है, तो इस तरह से जब आप स्पेसिफिक क्वेश्चन को शुरू कर सकते थे। क्लियर? अच्छा देखिए अब हम इंपैक्ट की बात करेंगे। तो यहाँ पे दोनों साइड मैंने बताया आप लोगों को कि दोनों साइड हमें लिखनी पड़ेगी कि क्या क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, और उसके साथ साथ इंपैक्ट में यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि क्या इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट है, मतलब कैसे जो है वो आप लोगों को जो है वो ये कहीं ना कहीं आपके ऊपर, आपके बिजनेसेस के ऊपर, आपकी राइट टू एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ सर्विसेज के ऊपर, राइट्स के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट डाल रहा है। और उसके साथ साथ दूसरा जो हम लोग इसका रैशनल यानी कि जो रीजन बिहाइंड इंटरनेट शटडाउन्स है, क्लियर, उनको भी जो है वो हम लोग यहाँ पे इंक्लूड करेंगे, वहां पे लिखेंगे। क्लियर? तो देखिए ये तो आई थिंक हमने डिस्कस कर लिया इंपैक्ट ऑन राइट्स की किस तरह से आर्टिकल 21, आर्टिकल 19(1)(a), आर्टिकल 19(1)(g), क्लियर, इन सब की जो है यहाँ पे वायलेशन हम लोगों को होती हुई देखने को मिल रही है। इकोनॉमिक इंपैक्ट की अगर हम लोग बात करें तो स्पेसिफिकली बिजनेसेस और उसके साथ साथ जो एजुकेशन है उसके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि बिजनेसेस बंद हो रहे हैं और ऐसा एस्टिमेशन है कि काफी लॉस जो है हम लोगों को ओवरऑल कंट्री में इंटरनेट शटडाउन के कारण जो वो बिजनेसेस में देखने को मिल रहा है। सोशल एंड हेल्थ इंप्लीकेशंस की हम बात करें, अब देखिए यार आजकल जो जैसे बड़ी बारीक सी चीज है, छोटी सी चीज है, लेकिन है तो इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए
मैं आ रहा हूँ अभिषेक, इस पे देता हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप ही लोग हो, क्लियर। अब मान लो इंटरनेट शट डाउन हो जाता है तो आप इस क्लास का बेनिफिट नहीं उठा पाओगे, चलिए वो तो आप लोगों को कहीं ना कहीं एजुकेशन या किसी को इकोनॉमिक लॉस हो गया। लेकिन दूसरा और जो बड़ा पर्सपेक्टिव क्या है कि मान लीजिए आप लोग अगर घर से बाहर रह रहे हो, अगर आप से घर से बाहर रह रहे हो तो आप लोग रोज अपने घर बात करते हो शाम को, क्लियर, अपने रिश्तेदारों से बात करते हो। अब इसके फोन वाला तो कहानी खत्म हो गई है सारी की सारी, क्लियर। अब सारे लोगों को आदत पड़ी है एक दूसरे के साथ फैमिली ग्रुप बन के एक दूसरे के साथ ना, एक डिफरेंट सोशल ग्रुप्स जो हमारे बने हुए हैं, क्लियर। तो अगर मान लीजिए इंटरनेट शटडाउन हो जाता है और हम लोग 10 दिन 15 दिन या 1 महीना 2 महीना 3 महीना जो एक दूसरे के साथ बात नहीं कर पा रहे हैं, तो उस स्पेसिफिक सिचुएशन में जो है, उस स्पेसिफिक सिचुएशन में जो है वो हम लोगों को क्या करना चाहिए, उस स्पेसिफिक सिचुएशन में वो कहीं ना कहीं हमारा जो सोशल ग्रुप है या हमारा जो सोशल नेचर है, हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर उसका एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है, क्लियर। जहां पे हम लोग आइसोलेट हो रहे हैं, क्लियर, हम लोग सोशली वल्नरेबल हो रहे हैं क्योंकि मैं अपने दूसरे से बात नहीं कर पा रहा हूं, क्लियर। ये वही वाली बात होगी कि आप लोगों को 2 अलग अलग कमरों में रख दिया गया जहां पे आप एक दूसरे के साथ रह रहे थे। तो आजकल इंटरनेट जो हमारी डे टू डे जो जिंदगी है, एंटरटेनमेंट है, एक दूसरे के साथ कनेक्शन है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका है। और सबसे बड़ी बात है कि हेल्थ के जितने भी इस टाइम पे बड़े सारे जो हमारे हेल्थ ओपिनियंस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ऐप्स के जरिए आजकल डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट हो रही है, डॉक्टर के साथ बातचीत हो रही है, क्लियर। ऐप के थ्रू ही सरकार ने जो आप सब लोगों का कोविड का ट्रैक रखा हुआ था। तो कहीं ना कहीं जो हेल्थ हमारी फैसिलिटीज हैं, जहां पे हम लोग देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो डॉक्टर्स हैं वो लोगों को संबोधित करते हैं, उनको बीमारियों के बारे में बताते हैं। तो अगर इंटरनेट शटडाउन हो गया तो जो हेल्थ रिलेटेड सर्विसेज हैं उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, क्लियर। उसके साथ साथ जो है वो, अगर हम लोग बात करेंगे पॉलिटिकल इंपैक्ट, पॉलिटिकल इंपैक्ट को राइट्स के, इसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल या इंपैक्ट ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स लिख सकते हैं। पॉलिटिकल इंपैक्ट इसलिए लिखा कि अगर मान लीजिए बार बार शटडाउन हो रहा है, लोगों के बेसिक अधिकारों की वायलेशन हो रही है, तो लोग जो वो थोड़े फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, और उनका जो विश्वास है वो सरकार के ऊपर से उठ सकता है। तो अगर पॉलिटिकल ट्रस्ट डेफिशिएट होता है तो वो कहीं ना कहीं कंट्री या देश के लिए बड़ा ज्यादा पॉजिटिव नहीं होता है, क्लियर। तो इस तरह से जब आप लोग इसके इंपैक्ट को एनालाइज करोगे, बट एट द सेम टाइम अगर इंटरनेट शटडाउन सरकार के द्वारा किया जा रहा है तो वो जरूरी भी है। बहुत बार हम लोग देखते हैं, शायद आप लोगों ने सुना होगा कि अच्छा कहीं दो कम्युनिटीज के बीच में प्रॉब्लम हुआ और एक ऐसी वीडियो सर्कुलेट होगी, जो वीडियो पता नहीं दुनिया के किसी कोने की, और लोगों को लगा जी हमारे देश की, और उसके कारण और ज्यादा प्रॉब्लम जो है होनी शुरू होगी। तो बड़ी बार जो फेक न्यूज है वो भी सर्कुलेट होती है उस स्पेसिफिक टाइम पे जब दो कम्युनिटीज, दो लोगों के बीच में द्वेष का भाव होता है, और उसको जो है वो कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइट करने की कोशिश एक्सटर्नल फोर्सेस भी कर सकती हैं और इंटरनल फोर्सेस भी कर सकती हैं, जो कहीं ना कहीं जो वो देश को तोड़ना चाहती हैं। तो नेशनल सिक्योरिटी की अगर मुद्दा हो या ऑब्जेक्टिव हो, उसके लिए अगर इंटरनेट शटडाउन किया जा रहा है तो वो जस्टिफाइड। और यहां पे मैंने आपको बताया कि वी हैव टू गिव कॉन्स्टिट्यूशनल रेफरेंसेस दैट अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 2 और अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 5 जो सरकार है, गवर्नमेंट है, स्टेट है, दे कैन पुट सम रिस्ट्रिक्शंस, क्लियर। सिमिलरली जो आर्टिकल 21 है वो भी एब्सोल्यूट नहीं है, क्लियर। उसके ऊपर भी कानून बनाए जा सकते हैं, उसके ऊपर भी जो रिस्ट्रिक्शंस है वो इंपोज की जा सकती हैं। तो कहानी सीधी सीधी यही है कि जब हम लोग इसके इंपैक्ट में क्रिटिसिज्म डाल रहे हैं तो हम लोगों को दूसरा साइड भी यहाँ पे पिक करना पड़ेगा, दूसरा साइड भी यहाँ पे एड्रेस करना पड़ेगा, क्लियर। और फिर एंड में अपना ओपिनियन यहाँ पे जरूर मेंशन करना है आप लोगों ने, क्लियर। अभिषेक का सवाल है, काफी अच्छा सवाल है कि गवर्नमेंट का जो स्टैंड है उसको हमने सपोर्ट करना है। बिल्कुल, आप लोगों ने जो गवर्नमेंट का स्टैंड है उसको सपोर्ट करना है, क्लियर। सपोर्ट करने का सीधा सीधा मतलब मेरा यहाँ पे क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, मान लीजिए यहाँ पे तो चलिए हमसे एनालाइज करने को बोला तो हमने तो दोनों के दोनों साइड्स दे दी। मान लीजिए अगर हमें कमेंट करने को भी बोला जाता, मतलब हमसे अपनी टिप्पणी भी पूछी जाती, जहां पे कंपलसरी नहीं होता है कि आप लोग दोनों साइडें लिखो, वहां पे आपकी मर्जी, आप एक भी लिख सकते हो, दूसरे भी लिख सकते हो। आपने वहां पे जरूर ध्यान देना है कि अगर मान लीजिए कोई भी, देखिए अब यहाँ पे लॉजिक है, लॉजिक का मतलब क्या है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन आपको राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच दे रहा है वही कॉन्स्टिट्यूशन आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन भी लगा रहा है। तो इसका मतलब है कि सरकार को रिस्ट्रिक्शंस के ऊपर कानून बनाना है, आपको जो है वो अपने अधिकार को एक्सरसाइज करना है, क्लियर। अब सरकार खुद डिसाइड करेगी, अगर सरकार गलत लॉ बनाएगी तो फिर जुडिशियल उसके लिए बैठी हुई है, जुडिशियल उसको स्ट्रक डाउन कर सकती है। तो सीधी सीधी बात यहां पे क्या है कि हम लोगों ने एब्सोल्युटली किसी भी एक स्टेटमेंट को जो है वो नेगेट नहीं करना है, स्पेसिफिकली अगर वहां पे गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो, जैसे ये वाला केस है। तो कानून सरकार के द्वारा बनाया जा रहा है, तो अगर हम ये कहें कि जी जो ये वाला इंटरनेट शटडाउन है ये कंप्लीटली ही नॉनसेंस है, ये बिल्कुल सही चीज नहीं है, तो आई थिंक वो जस्टिफाइड नहीं होगा, क्योंकि सरकार के अपने रीजन, सरकार ने पूरे देश को चलाना है, तो आप लोगों को वहां पे गवर्नमेंट का डिफेंस भी करना पड़ेगा। उसके साथ साथ दूसरी चीज आप लोगों ने हमेशा ध्यान देनी है, देखिए आपका जो ओपिनियन मायने रखता है वो कंक्लूजन में मायने रखता है कि आप लोग क्या सोचते हो।
तो जब आप लोग कंक्लूड करोगे तब आपकी जो मतलब जो आपका सवाल है उसका शायद जो है वो आप लोग आंसर दे रहे होंगे, क्योंकि आपसे पूछा, मैंने पूछा व्हाट आर दी है ना नेगेटिव स्टेप्स टेकन बाय द इंडियन गवर्नमेंट ऑन फॉरेन पॉलिसी, तो आप तो नेगेटिव ही बताओगे ना, आप थोड़ा ना पॉजिटिव बताओगे। लेकिन जब आप उसको कंक्लूड करोगे, जब आप उसको एंड करोगे, चाहे सवाल का नेचर जैसा मर्जी हो, जब आप एंड करोगे तो कभी भी वो गवर्नमेंट क्रिटिसिज्म में एंड नहीं होना चाहिए। क्लियर, ध्यान रखना इस चीज को, कभी भी गवर्नमेंट क्रिटिसिज्म में एंड नहीं होना चाहिए। वो एक सोल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहिए जो कॉशन के साथ हो कि जी राइट भी वायलेट ना हो, बट एट द सेम टाइम जहां पे नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है वहां पे इस तरह के कदम उठाए। क्योंकि ध्यान रखना, एब्सोल्यूट ट्रूथ नाम की चीज वैसे भी इन जनरल एग्जिस्ट नहीं करती है। और आप लोग जिस एग्जाम, जिस इम्तिहान की प्रिपरेशन कर रहे हो, वहां पे सिविल सर्वेंट से देखिए, इसका भी मैं थोड़ा डिफरेंट तरीके से जवाब दूं। सिविल सर्वेंट से दो चीजें जो एक्सपेक्ट की जाती हैं और वही आपके अंदर होनी चाहिए। पहला, वो कभी हाथ या कभी हार नहीं मानता है और उसको लगता है कि बहुत बुरे हाल है, मान लो वो अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर लिख रहा है, मान लो वो अल्कोहलिज्म के ऊपर लिख रहा है, मान लीजिए वो ड्रग एडिक्शन के ऊपर लिख रहा है, तो वो हमेशा सोल्यूशन देता है एंड में। तो एक उसकी पर्सनैलिटी हमेशा सोल्यूशन ओरिएंटेड, हमेशा प्रॉब्लम सॉल्विंग एप्टीट्यूड, ये उसके अंदर होना चाहिए। दूसरा, जब वो एंड लिखेगा तो वो कभी हताश नहीं होगा, कभी निराश नहीं होगा, क्योंकि उसको जो सिस्टम मिलेगा उसको उसी के साथ जो है वो सर्वाइव करना है। तो एंड में हमेशा उसकी जो टोन होती है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, उसकी टोन जो वो कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। हाँ, उसकी टोन कॉशन के साथ हो सकती है, बट उसकी टोन हताशा के साथ नहीं हो सकती है, निराशा के साथ नहीं हो सकती है। तो ये जो आपकी जॉब का नेचर है यही आपसे एक्सपेक्टेड है। तो कंक्लूजन में आप लोगों ने ध्यान रखना है कि आप लोग सरकार को क्रिटिसाइज ना करो। क्लियर, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज जो है वो थोड़ा सा आपने कंक्लूजन में रोकना, बाकी बॉडी तो वही लिखोगे जो आप लोगों से एग्जामिनर के द्वारा पूछा गया है। क्लियर, और इंटरव्यू में तो कभी भी मत सरकार को ज्यादा क्रिटिसाइज करो। क्लियर, क्योंकि देखिए सिंपल सा लॉजिक है कि आप लोग गवर्नमेंट सर्वेंट ही बनोगे तो आपको तो वही करना पड़ेगा जो सरकार के ऑर्डर्स होंगे, आदेश होंगे। वहां पे आपकी जो कॉन्शियस है, नो डाउट वो रोल प्ले करती है, लेकिन फिर वो प्रॉब्लमेटिक हो जाती है बहुत ज्यादा। क्लियर, तो बस आप लोग इन दो चीजों को जो वो अपने दिमाग में रखना। देखिए बड़ी बार ऐसा होता है कि हम लोग भी बहुत सारी चीजों से एग्री नहीं करते हैं, लेकिन आप मतलब अगेन हम मतलब अगर मेरे से आप पूछो तो मैं कोई एक्टिविस्ट तो नहीं हूं, हो सकता है मैं एक्टिविस्ट हूं लेकिन एटलीस्ट इस क्लासरूम के अंदर तो मैं एक्टिविस्ट नहीं हूं। डन, सिमिलर भी हो सकता है आप लोग भी एक्टिविस्ट हो लेकिन एग्जामिनेशन हॉल के अंदर तो आप एक्टिविस्ट नहीं हो, गवर्नमेंट सर्वेंट के रूप में जो आप लोग एक्टिविस्ट नहीं हो। क्लियर, तो ये बड़ी मतलब हमें अपनी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, हो सकता है इस कमरे के बाहर आके मैं सच कुछ और बोलता हूं, क्लियर, दैट इज डिफरेंट थिंग। लेकिन मेन है कि हम लोग यहाँ पे जो आपको मैं बोल रहा हूँ वो वही है जो एक्सपेक्टेशन जो वो कहीं ना कहीं हम लोगों से की जाती है। तो ये पूरा लॉजिक है। क्लियर, तो इसमें जैसे ना बड़ी बार होता है कि हम लोग बोलते हैं यार इस आंसर को ऐसे ही लिखो या ऐसे ही जवाब देना वहां जाके, तो लोग ऑब्जेक्ट करते हैं कि जी हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, हम क्यों अपनी पर्सनैलिटी चेंज करें। वो पर्सनैलिटी चेंज करने की बात नहीं, वो एक रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में जो आपसे बिहेवियर एक्सपेक्टेड है, बस उससे उसका आंसर जो है वो वैसा हो सकता है, उसका उस तरह का एप्टीट्यूड जब आप लोगों को या सॉरी उस तरह का एटीट्यूड जब आप लोगों को रखना होता है। क्लियर, तो ये इसका जवाब है। तो वापस आइए, तो होपफुली जो सेकंड सवाल है वो आप सब लोगों को समझ आ चुका होगा कि इंटरनेट शटडाउन जो है। अब देखिए यहाँ पे देखिए कभी कभी क्या होता है कि सुनते रहा करो, क्लियर, सुनते रहा करो आप सारे के सारे लोग, क्योंकि मेन बात होती है कि बड़ी बार, क्योंकि जब ये पूरी फाइल भी बन रही होती है, क्लियर, तो कुछ लोग बनाते हैं फिर उसमें हम लोग वैल्यूडेशन करते हैं टीचर्स। क्लियर, तो जब ये फाइल भी बन रही होती है तब भी बड़ी बार ऐसा होता है कि हमें जैसे लेक्चर बोलते बोलते कभी कभी मेरे को लगता है यार इसमें दो चार लाइनें और आ सकती थी, इसमें आ सकता था, इसमें आ सकता था। तो आप लोग हमेशा जो आपकी प्रिपरेशन है उसको, जो मैं बोल रहा हूँ बस उसको सुनते रहा करो, और जहां जहां आपको लगता है कि अच्छा यार यहाँ पे ये वाला एग्जाम्पल डल सकता है, यहाँ पे हो सकता है आर्टिकल्स रेफरेंस में यहाँ पे डाल सकता हूँ, उसको जरूर अपने आप किया करिए। क्लियर, जैसे मैं आपको बार बार बोलता हूँ आपका आंसर दूसरों से थोड़ा अलग होना चाहिए। थोड़ा अलग का मतलब ये नहीं कि कुछ और ही क्रिएशन डालनी शुरू कर दो। क्लियर, ज्यादा क्रिएटिव बन जाओ, जो पूछा वही होना चाहिए, लेकिन इंट्रोडक्शन डिफरेंट हो सकती है, कंक्लूजन डिफरेंट हो सकता है, कंकरेंट अफेयर के एग्जांपल्स डिफरेंट हो सकते हैं, आर्टिकल के रेफरेंसेस में वेरिएशन आ सकती है। तो आप लोग थोड़ा सा अपनी यूनिकनेस जो है उसके ऊपर जरूर देना, ध्यान देना ना। चलिए वापस आइए, तो इंट्रोडक्शन तो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर ली। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों ने आर्टिकल्स की रेफरेंस डालनी है। नॉर्मली क्या होगा, नॉर्मली स्टूडेंट्स नॉर्मली करते हैं, बड़ी मतलब वो नहीं है, बड़ा बेसिक है, बेसिक अटेम्प्ट रहती है कि पहला आ जाएगा कि इट इज द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। अगर अंडर आर्टिकल 19 भी लिख दोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आर्टिकल की रेफरेंस जरूर डालना। तो जैसे 19(1) और 19(1) की जो है वो यहाँ पे डाली गई, तो ये बेसिकली अनुराधा भाषिन केस है जहां से स्पेसिफिक जजमेंट जो वो आई हुई है, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, क्योंकि मैं अपनी इंटरप्रिटेशन तो नहीं बता सकता हूं, क्योंकि मेरे को तो इंटरप्रेट करने का या आपको तो इंटरप्रेट करने का पावर नहीं दिया किसी ने भी। इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज डन बाय द सुप्रीम कोर्ट। यही कारण है, अगर ये आ सकता है, मुश्किल होती है चीजें,
लेकिन अगर आप लोग डाल सकते हो तो यहां से इस वाला जो आर्गुमेंट है वो आप लोगों का और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। तो आप समझिए, एक स्टूडेंट ने लिखा इट वायलेट्स द फंडामेंटल राइट, पहला उसने बोला जी मैंने तो लिख दिया पॉइंट। दूसरे वाले ने लिखा इट वायलेट्स द फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19(1)(a), 19(1)(g) एंड 91(f) एंड 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर। दूसरे ने भी बढ़िया लिखा कि जी सर ने बोला था, मैंने आर्टिकल भी डाल दिए। तीसरे ने जो डाला कि एज रेफर्ड बाय अनुराधा भाषित केस। अब आप देख लीजिए, तीनों ने अपने अकॉर्डिंगली आंसर जो वो बढ़िया लिखा होगा, अच्छा लिखा होगा, लेकिन आप लोग देखिए कि तीनों में जो है वो हम लोगों को कितनी ज्यादा चेंजेस या कितना वेरिएशन जो है वो देखने को मिलेगा। समझ आ रही कहानी। तो बहुत बार जो है वो स्टूडेंट्स के पास आंसर नहीं होता है कि यार ये नंबर पता नहीं कैसे कम आ गए, क्लियर, समझ नहीं आता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप बड़ा गहराई में सोचोगे इन चीजों के बारे में तो ये वाला जो आंसर है वो शायद आप लोगों को, जो आपके सवाल होंगे होपफुली ये वाला आंसर जो है आप लोगों को जरूर मिलेगा। क्लियर, अगर खुद से पूछोगे आप लोग गहराई में जाकर। क्लियर होगी बात सब लोगों को, डन। तो इस तरह से हमारा आ गया। उसके बाद इकोनॉमिक इंपैक्ट आ गए। क्लियर, यहाँ पे देखिए एक डाटा था, कहीं से मैंने उठाया था, पिक किया था, तो आप लोग इस डाटा को जो याद कर लेना, यूज कर लेना, ठीक है। सोशल एंड हेल्थ इंपैक्ट्स आ गए, पॉलिटिकल इंपैक्ट्स आ गए। क्लियर, क्या इसका रैशनल है। और देखिए अब यहाँ पे जो है वो पूरे का पूरा आप लोगों को अपना ओपिनियन जो वो देना पड़ेगा। ये क्रिटिकल एनालिसिस का जो वो जरूरत है, आवश्यकता है। पर फिर भी मैं आप लोगों को एक छोटी सी चीज समझा देता हूँ, क्योंकि हमारे पास स्पेसिफिकली 8 नंबर में, ये तो चलिए 20 नंबर का सवाल था, 8 नंबर में हम लोगों के पास बड़ा ज्यादा स्कोप नहीं होता है। तो वहां पे आपको चीजें रिस्ट्रिक्ट करनी पड़ती है, वहां पे आप लोग इतने ज्यादा पॉइंट्स बना के नहीं लिख सकते हो, वहां पे आपको चीजें छोटी करनी पड़ेगी। हो सकता है इसी तरह का सवाल 4 नंबर का ही आ जाए, तो वहां पे तो आपको सिर्फ सिंगल लाइन में लिखना है। तो बस ये मैन्यूवरिंग जो है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और इसी के ऊपर जो आप लोगों ने काम करना है। क्लियर। तो वहां पे अगर क्रिटिकल एनालिसिस 4 में आ जाएगा ना, फिर नहीं यहाँ पे ये इतनी टेंशन लेनी है कि जी मैंने अपना ओपिनियन भी देना है। क्लियर, वहां पे नहीं लिखना है, वहां पे जो पूछा गया पॉजिटिव नेगेटिव दैट्स इट, इसके अलावा जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जगह ही नहीं है तुम लोगों के पास। क्लियर। सिमिलरली 8 नंबर में भी जो आपका ओपिनियन है वो 2 लाइनों में रिस्ट्रिक्ट करो। 20 में तुम्हारे पास थोड़ा प्ले करने का ऑप्शन हो जाता है, तो वहां पे तुम इसको प्रॉपरली एड्रेस कर सकते हो। छोटे जो सवाल है उनमें एड्रेस करना कंपेरेटिवली डिफिकल्ट होता है, मुश्किल होता है। क्लियर, डन। ये आपका आ गया। और उसके बाद जो है आप लोग इसको वे फॉरवर्ड कर सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस है, क्लियर, जो अनुराधा भाषण केस की गाइडलाइंस है, क्लियर, की सस्पेंशन जो वो टेम्परेरी ड्यूरेशन की होनी चाहिए, इन सबको जो आप लोग एक बार इंक्लूड कर लीजिए। और उसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा जो कब कब आपका इंटरनेट शटडाउन हो सकता है, क्लियर, कहां से, जैसे इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 है, या सेक्शन 144 ऑफ सीआरपीसी है। क्लियर, उसके अंडर जो है वो आप लोग देखते हो कि इंटरनेट शटडाउन किया जाता है, तो सरकार के पास भी अपने अधिकार है, अपने लॉज हैं। क्लियर, तो इसका वैसे क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी अगर सीधे इंटरनेट शटडाउन के ऊपर आ जाए तो कहीं ना कहीं ये वाली जो लाइंस है वो आप लोग उनको यूज कर सकते हो। डन। तो ये हमारा जो वो दूसरा सवाल था। होपफुली आप लोगों को धीरे धीरे चीजें क्लियर हो रही होंगी कि हमने इस तरह के जो क्वेश्चन हमको किस तरह से एड्रेस करना है। क्लियर। चलिए तीसरा देखिए, सेडिशन, अगेन बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है सेडिशन लॉ। ये बेसिकली लॉ कमीशन की एक रिकमेंडेशन आई थी कुछ समय पहले, तो लॉ कमीशन ने कहा था कि जो सेडिशन लॉ है इसको कंटिन्यू किया जाए। क्लियर, इसके ऊपर बड़े सारे सवाल या निशान उठते हैं इस कानून के ऊपर। और कहीं ना देखिए, अगर आप लोग इन जनरल बड़ा ब्रॉडली अंडरस्टैंड करोगे तो बहुत सारी चीजों के आर्गुमेंट्स जो वो सेम ही रहेंगे। जैसे वो भी आपके फंडामेंटल राइट्स को उसी तरह से वायलेट करेगा जिस तरह से सेडिशन जो है वो आपके वायलेट करेगा। क्लियर, क्योंकि वो भी आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को जो है वो रिस्ट्रिक्शंस लगा रहा है, और सेडिशन जो है ये भी आपकी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन जो है वो इंपोज कर रहा है। क्लियर, तो आप लोगों को दोनों की दोनों चीजें जो है वो इसको समझने की आवश्यकता है। तो बड़े सारे टॉपिक हमारे ओवरलैप करते हैं, हेट स्पीच, सारे के सारे, बस एक डाटा थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहता है, लेकिन इन जनरल अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे बड़ी ज्यादा ओवरलैपिंग हमें ऑब्जर्व होती है और हम लोगों को देखने को मिलती है। क्लियर। चलिए तीसरा सवाल देखिए क्या है। डिस्पाइट कंसर्न्स दैट दिस सेडिशन लॉ मे अंडरमाइन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, some argue that it is essential for maintaining national security, और डायरेक्टिव क्या है, कमेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आई थिंक पेपर में आ भी चुका है। नेक्स्ट है एग्जामिन दी नेसेसिटी एंड चैलेंजेस ऑफ इंप्लीमेंटिंग ए यूनिफॉर्म सिविल कोड इन इंडिया। क्लियर, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, बहुत मुश्किल नहीं है, बस इसको इसलिए डाला गया क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो वो बड़ा फ्रीक्वेंटली, अब देखिए ट्रिपल तलाक के ऊपर सवाल आएगा, यही कंसेप्ट चलेगा सारे का सारा। साबरीमाला के ऊपर क्वेश्चन है, यही कंसेप्ट चलेगा मेजरली सारा। क्लियर, क्योंकि वही सेम आर्टिकल्स का कंफ्लिक्ट जो हमें देखने को मिलेगा। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो आई थिंक मेरे को ऐसा लगता है कि इस तरह के सवाल आने की संभावना ज्यादा रहेगी क्योंकि अभी ये लेटेस्ट अमेंडमेंट है। व्हाट नेसेसिटेट्स दी
106th constitutional amendment या 106th amendment to the constitution. Furthermore, could you elaborate on the concerns associated with this amendment? Clear? चलो यार, ये तो पुराना हो गया क्वेश्चन, पर बस ये था कि क्योंकि कुछ समय पहले शायद आपने सुना होगा सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस अमेंडमेंट को वैलिडेट कर दिया था, इसलिए मैंने इसको 4 नंबर में जो वो ऐड कर दिया। तो आप लोग बताएं जरा, शाबाश, ये तो बड़ा पुराना सवाल है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंट ऑफ रीसेंट जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट व्हिच अपहेल्ड द वैलिडिटी ऑफ 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? ठीक है, ओके, चलिए, ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं कल, ओके।